जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, विद्युत धारा। और विद्युत धारा में जो लास्ट टॉपिक था वो था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। ये दोनों मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यही जानने वाले हैं कि विद्युत धारा से कैसे जो है कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी तापमान कैसे बन जाता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए, है ना, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग हीट उत्पन्न कर लेते हैं, है ना, ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो एक एक धीरे धीरे करके आपको टॉपिक समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते किसे हैं। तो देखिए, यदि किसी चालक में, है ना, कोई भी चालक है, यानी कोई तार है, ठीक है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो तार है, तार के अंदर जो विद्युत धारा जा रही है, उस विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब टकराते हैं, क्या होते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया। और ये गतिज ऊर्जा जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो तार के अंदर तापमान बढ़ने लगता है, और इसी प्रक्रिया को या इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मैं सिंपल में समझाया, इसी चीज को बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बार बार टकराते रहते हैं। मैंने समझाया कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहेंगे। और जब एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है या गतिज ऊर्जा होती है। चलिए, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है, क्या होता है, जब बढ़ने लगता है तो चालक में ताप भी बढ़ने लगता है। बेसिक सा बात है। देखिए, ये मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इनके बीच ये गतिज हो रहा है। क्या हो रहा है, गतिज हो रहा है। तो गतिज अगर धीरे धीरे होगी तो तापमान कम होगा, अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा उतना ज्यादा ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ताप भी बढ़ने लगता है, जिससे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया। हम लोग इसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध लगा करके हीटर बना देते हैं, रूम हीटर जो होती हैं, जो खाना बनाने वाला इंडक्शन होता है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा बढ़ा करके, मतलब विद्युत धारा दे करके गतिज ऊर्जा बढ़ा करके उसको तापीय प्रभाव लगा देते हैं। समझ में आ गया, ताकि हीट बने। यही हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इसी के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, यदि कोई भी चालक हो ना, उस चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, यानी किसी चालक में, है ना, जो विद्युत आवेश है उसको प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया। देखिए, किसी चालक तार में या किसी चालक में, है ना, आवेश प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी काम को करने के लिए आपका जितना ऊर्जा खर्च होगा ना, वही एक प्रकार का ऊर्जा। ठीक है, यानी हम इंसान के लिए, और लेकिन विद्युत के लिए क्या था कि किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यही बात लिखा हुआ है, देख लीजिए। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इससे W से दर्शाते हैं, क्योंकि ऊर्जा, देखिए, ऊर्जा है ना, हम लोग जो काम करते हैं वो भी तो ऊर्जा है, तो कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो इसलिए W से इसे डिनोट कर देते हैं। तो W बराबर V इंटू Q। याद रखिएगा, V क्या है,
तो जब चालक तार है उसका एक सिरा होगा और उसका दूसरा सिरा होगा, तो उनके बीच का विभवांतर क्यों क्या है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो आवेश जा रहा है वो इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि आपने कितना विद्युत ऊर्जा खर्च किया है। समझ में आ गया। चलिए इसका मात्रक देखिए। अब बताइए W कार्य से और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक जूल हो गया। या एक और देखिए V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी वोल्ट कूलाम भी इसका मात्रक होगा, किसका, विद्युत ऊर्जा का। समझ में आ गया। तो विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। आप याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पीछे कौन सारे फार्मूले पढ़े हैं, बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़ा हुआ है। V बराबर क्या पढ़े हैं, I इंटू R पढ़े हैं ना। चलिए उसके बाद Q बराबर क्या पढ़े हैं, Q बराबर N इंटू E पढ़े हैं, और एक और हमने पढ़ा हुआ है Q बराबर I इंटू T। क्या पढ़े हम लोग, I इंटू T पढ़े है ना। Q बराबर I इंटू T, ये मैंने बताया था विद्युत धारा में, और ये विद्युत आवेश में समझाया था, और ये V इक्वल टू IR ओम के नियम से। अब इनका मान इसमें पुट करेंगे, जहां V है Q है, इसमें से उठा के रखेंगे और देखते हैं कितने फार्मूले और बनते हैं, है ना, ये मान रखने के बाद। तो देखिएगा पहला फार्मूला यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर तथा विद्युत धारा के रूप में बनाना है, यानी हमको इस फार्मूले में V चाहिए और क्या चाहिए, विद्युत धारा यानी I चाहिए। ये हमें लगाना है, इस फार्मूले में बनाना है। तो देखिए V तो है, लेकिन Q के जगह पे ये रख दूं I इंटू T, तो बन जाएगा ना विभवांतर तथा विद्युत धारा के रूप में सूत्र। तो क्या होगा, W बराबर हमारा क्या है, V इंटू Q है। तो क्या करूंगा देखिएगा ध्यान से, V को वैसे ही रहने देता हूं और Q के जगह पे I इंटू T लिख देता हूं। तो क्या बनेगा आपका, VIT। ठीक है, और स्मॉल से ई लिखना चाहो, जिससे लिखना चाहो उससे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा VIT। ये विभवांतर तथा विद्युत धारा के रूप में सूत्र हो गया W बराबर। बात समझ में आ गया। तो W बराबर VIT कहाँ से बना, तो देखिए V का मान वैसे ही, Q का मान I और T मैंने रख दिया। चलिए अब देखिए प्रतिरोध तथा विद्युत धारा के रूप में। अब प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध में R होता है और विद्युत धारा हमको I चाहिए, यानी R और I के रूप में चाहिए। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे VIT है ना, V बराबर क्या होता है, I इंटू R, इस फार्मूले में रख दूंगा। देखिए W बराबर हमने जो निकाला है VIT, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, V नहीं चाहिए है ना, क्या चाहिए, R और I चाहिए, तो V नहीं चाहिए, तो V की जगह पे क्या रखूंगा, I और R। तो रख दीजिए यहाँ पे I और R, फिर इंटू ये ऑलरेडी I और R है, देख लीजिए I और, ठीक है, यहाँ पे I नहीं T है, ये तो T है, I इंटू T, ये हो गया ना, VIT था ना, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए तो IR इंटू IT, अब I से I में गुणा हो जाएगा तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। यानी प्रतिरोध तथा विद्युत धारा के रूप में क्या बन गया, देखिए विद्युत धारा और ये प्रतिरोध है ना, ये तो समय है, समय का कोई इसमें नहीं है काउंटिंग। तो विद्युत धारा और प्रतिरोध के रूप में हमने ये फार्मूला बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है W बराबर। अब देखिए प्रतिरोध तथा विभवांतर। अब प्रतिरोध R चाहिए और क्या चाहिए, V चाहिए। ठीक है, R चाहिए और V चाहिए, तो ये फार्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। देखिए आप बताइए यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। देखिए ना यहाँ से हुआ कि नहीं, I बराबर V अपान R। अब देखिए इसमें R और V आ रहा है ना, ये यानी I को हटा देना है, तो जहाँ I है वहाँ पे V अपान R रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो V अपान R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, ये T। चलिए अब V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुणे R इंटू T। तो R से R कट गया, तो क्या बचा, V स्क्वायर और ये बचा ऊपर T बटे में नीचे क्या है R, है ना। ये हमारा हो गया फार्मूला। यानी हमने देखा कि भैया किस किस रूप में हमने बनाना सीखा, कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के रूप में, प्रतिरोध तथा विद्युत धारा के रूप में, और प्रतिरोध तथा विभवांतर के रूप में फार्मूला बनाना सीखा। यानी W का मान जो हमारे पास ये आया हुआ है, इसको मैं अगर एक जगह लिख दूं तो क्या लिखूंगा कि W बराबर, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर, पहले आया था VQ, दूसरा आया है VIT, तो बराबर हो जाएगा VIT, फिर बराबर I स्क्वायर RT। चलिए फिर बराबर ये आया है V स्क्वायर T बटे में R।
यानी हमारा फाइनली इतना सारा फार्मूला बन चुका है विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ना कोई भी इनमें से आ सकता है, मतलब कि आपको आई दे देगा, आर दे देगा और टी दे देगा और कहेगा कि विद्युत ऊर्जा मतलब कि विद्युत ऊर्जा बता दीजिए, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है। तो आप इसी फार्मूले के बेस पर, ठीक है, आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करोगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरा ये कंप्लीट हो गया कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में विद्युत ऊर्जा क्या होती है और अलग अलग पदों में इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी चालक में ऊष्मा अगर उत्पन्न हो रहा है तो उस ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक है, यानी टॉपिक यही है कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा, और इसका चेक करेंगे कि आखिर में मान कैसे ज्ञात करोगे कि कोई चालक तार है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, यानी हीट कितना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बेसिक से ए टू जेड मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिएगा, कह रहा है कि अगर कोई चालक है, क्या है, अगर कोई चालक है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट हो। ठीक है, अगर कोई चालक है और उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट हो और उसका प्रतिरोध आर ओम हो, तो टी समय में, है ना, टी समय में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा आई एम्पियर अगर प्रवाहित किया जाता है ना, टी समय में अगर विद्युत धारा आई एम्पियर प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसका मान H बराबर होता है कि VIT बटे 4.2 कैलोरी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो देखिए मैं आपको समझाऊं कि मैं इसके पहले आपको पढ़ाया था विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ाया था? विद्युत ऊर्जा, यानी W बराबर। तो W बराबर मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले, लगभग 4 फार्मूले आपको बताया था मैंने। कौन सा? तो W बराबर V इंटू क्यू। दूसरा बताया था कि W बराबर VIT। तीसरा मैंने बताया था कि W बराबर I स्क्वायर RT। चौथा बताया था कि W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, V स्क्वायर के इंटू टी है, ठीक है, और नीचे केवल R ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये मैंने फार्मूला बताया था, लेकिन वो था जूल में। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा होती है ना, उसका मात्रक जूल होता है, इसलिए जो भी हम उसका मान निकाल रहे थे विद्युत ऊर्जा का, वो जूल में आ रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग जब ऊष्मा निकालेंगे तो ऊष्मा हमेशा कैलोरी में होता है। तो सेम वही फार्मूला है, उस फार्मूले को क्या करना है कि हमें कन्वर्ट कर देना है किस रूप में? कैलोरी के रूप में। कैसे करोगे अब देखिएगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? इस 4.2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे फार्मूले में जूल था उस जूल के जगह पे क्या रख देंगे? 1/4.2, तो बन जाएगा कैलोरी में मान। बात क्लियर हो गया? यानी 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। दिमाग में याद कर लीजिएगा, बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। दिमाग में बैठ गया? चलिए, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/4.2 कैलोरी। तो देखिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, देखिएगा। W बराबर हमने पढ़ा था VIT, और ये किस में था? जूल में था। आई बात समझ में? तो इस जूल के जगह पे क्या रखूंगा? 1/4.2, तो यहाँ पर रख दिया, ध्यान से देखिएगा, गुणे 1/4.2, और ये हो गया कैलोरी। बात समझ में आ गया? किस में रख दिया? कैलोरी में। अब आप देखोगे कि VIT को अगर 1 में गुणा करूंगा तो VIT हो जाएगा बटे में 4.2। ठीक है, और किस में आ गया? कैलोरी में। आइए कैलोरी, ये W क्या हो जाएगा? हट जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा ऊष्मा, यानी H बराबर VIT बटे में 4.2। तो इसी तरह W के जितने भी फार्मूले थे ना, सब में जो है कि यही नियम लग जाएगा और 4.2 से क्या किया जाएगा? भाग कर दिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऊष्मा का मान। आई बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा कि जो ऊष्मा का मान है कैसे निकालोगे। और यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट हो तथा उनका प्रतिरोध R ओम हो,
तो t समय के लिए अगर विद्युत धारा I एम्पियर प्रवाहित किया जाता है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान किसके किसके रूप में, तो तीन चीजें हमने पढ़ा था पीछे विद्युत ऊर्जा में कि विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में और विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तो जो उसका फार्मूला था उसमें 4.2 से भाग कर देना है। तो देखिएगा H बराबर अब बनेगा H बराबर VIT बटे में 4.2 कैलोरी। मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया था। ऐसे ही देखिए विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, मतलब कि विद्युत धारा I और प्रतिरोध R, यहाँ पे देखिए विभवांतर भी और विद्युत धारा I, ठीक है, और T सब में समान है इसलिए T को काउंट ही नहीं किया। तो विभवांतर तथा विद्युत धारा के पदों में VIT बटे 4.2 हो गया कैलोरी। विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में तो आया आपका I² RT बटे में 4.2, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 4.2 से भाग करोगे तभी कैलोरी में आएगा। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में तो विभवांतर हो गया V और प्रतिरोध हो गया R, नीचे है यहाँ पे R, तो V² T बटे में 4.2 R, ये हो गया कैलोरी में मान। आई बात समझ में। विद्युत धारा से जो उत्पन्न ऊष्मा है कैसे ज्ञात करोगे, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। जिस दोस्त को ना याद हो गया होगा कि विद्युत ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, सेम उसी फार्मूले में 4.2 से भाग कर दीजिएगा और आंसर कैलोरी में लिख देंगे तो ये हमारा ऊष्मा का मान हो जाएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है और ये मैं स्टार पॉइंट जो लिखा हूं ना, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में कब पूछिए मत कि कितनी बार पूछा गया है। आप उठा के देखिएगा सीरीज, आपको समझ में आएगा कि कितनी बार पूछा हुआ है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब भी विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करोगे ना, हमेशा जूल में ज्ञात करिएगा। किस में ज्ञात करिएगा? जूल में ज्ञात करिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन जब ऊष्मा का मान ज्ञात करोगे तो कैलोरी में ज्ञात करोगे। किस में ज्ञात करोगे? कैलोरी में ज्ञात करते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ना तो गलती से अगर ऊष्मा पूछा है आप जूल में निकाल करके आंसर दे दिए तो पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि जूल में किसका आएगा? तो आपका ऊर्जा का आएगा और कार्य, है ना, किसका आएगा? कार्य और ऊर्जा का, फिजिक्स में समझे तो। चलिए उसके बाद अगर ऊष्मा निकालना हो, आपको हीट निकालना हो तो हमेशा कैलोरी में लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी पर एक और टॉपिक आपको समझाता हूं कि एक वैज्ञानिक थे, यानी जो ये जूल साहब हैं, जूल है ना, इन्होंने इसी से एक नियम दिया जिसको कहा जाता है जूल का तापन नियम। क्या कहा जाता है? जूल का तापन नियम। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या दिया, जूल का तापन नियम। आप ये हेडिंग लिख लीजिएगा, जूल का तापन नियम। चलिए अब मैं यहीं पे साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं आपको समझाऊंगा और बोल के चीजें आपको मैं बोल दूंगा तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे लिखता हूँ जूल का तापन नियम, ठीक है, जूल का तापन नियम। देखिए जूल जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है, और इन्होंने एक जो हमारा फार्मूला था H बराबर I² RT बटे में 4.2, अभी मैंने आपको दिखाया था ये करके। इस फार्मूले में उन्होंने क्या किया कि जो ये I² RT है ना, इनको ले लिया, यानी H बराबर I² RT और ये 4.2 को हटा दिया और इसी से उन्होंने क्या बताया, नियम बनाया, जिस नियम को कहा जाता है जूल का तापन नियम। अब इससे नियम कैसे बनेगा मैं आपको जैसे बताऊंगा ना वैसे आप कॉपी पे लिखिएगा। देखिए जूल ने तापन नियम टोटल 3 नियम दिया था। कितने नियम? 3। अब कहोगे सर 3 ही क्यों दिया था? तो देखिएगा यहाँ पे I है, I से एक नियम दिया था, फिर R है, R से दूसरा नियम दिया था, फिर T है, T से तीसरा नियम दिया था। बात समझ में आ गया? इस फार्मूले का प्रयोग करके उसने, जूल ने टोटल 3 नियम दिए थे। बात समझ में आ गया? I से एक, R से भी एक दे दिया और T से दे दिया। अभी दिमाग क्या लगाए, इन्होंने कहा ना कि अगर किसी चालक में, पहला नियम क्या दिया उन्होंने? पहला नियम किससे दिया था? I से। तो ध्यान सुनिए कि अगर किसी चालक में, देखिए I को छोड़ के R और क्या है दूसरा? T है ना। तो देखिए I से पहला नियम उन्होंने दिया तो क्या कहा कि अगर किसी चालक में R
और T यानी प्रतिरोध और समय दोनों स्थिर हो, ध्यान सुनिए, यदि किसी चालक में R और T कह सकते हो या प्रतिरोध या समय, ठीक है, प्रतिरोध तथा समय, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो यदि किसी चालक में प्रतिरोध तथा समय को स्थिर रख दिया जाए, यानी इसको स्थिर का मतलब इसको हटा दिया जाए, समझिए, या इसको बढ़ाया ना जाए ना ही घटाया जाए, मतलब जैसे का है वैसे ही रह दिया जाए, स्थिर रख दिया जाए। तो जूल ने यही कहा पहले नियम में कि यदि किसी चालक में प्रतिरोध तथा समय को स्थिर कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा है ना, उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर है ना, तो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए I स्क्वायर है इसलिए विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम उसने दिया था। अब आप कहोगे सर कितना हार्ड है, नहीं, अब चलिए एक सिंपल वे में समझा देता हूं। देखिए जूल ने पहला नियम देते वक्त क्या कहा कि R और T को स्थिर रख दीजिए तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा ना वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, एकदम सिंपल वर्ड में। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे ये इस तरह से कि जूल के पहले नियम में लिखोगे 1 नंबर कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध तथा समय को स्थिर कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर पहली बार तो किसको रखा गया था स्थिर, R और T को, इस बार दूसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा और I को और T को स्थिर रखा जाए। तो कह रहा था, जूल ने कहा कि अगर विद्युत धारा और समय को स्थिर कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है ना वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ में आ गया। दूसरे नियम में यही कहा कि यदि विद्युत धारा और समय को स्थिर कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा का मान है ना वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। बात क्लियर हो गया, दूसरा नियम भी खत्म। तीसरा के लिए उन्होंने क्या किया कि तीसरे वाले को छोड़ दिया और बाकी को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि विद्युत धारा और प्रतिरोध को स्थिर कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान T यानी समय के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा जूल का तापन नियम। ये 3 नियम जूल ने दिया हुआ था और तीनों नियम मैंने आपको समझाया कैसे बनाया जूल ने, यहां से उन्होंने बनाया था। और ये जाहिर सी बात है यार, सही भी तो है। मैं ये कहता हूं कि अगर उस टाइम हम लोग भी होते ना तो काश वैज्ञानिक होते, आप लोग होते, अगर आपने अच्छे से सीखा होता आप भी वैज्ञानिक होते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं यार। इसमें जो भी उन्होंने किया है वो हमें दिख रहा है कि हाँ यार इस फार्मूले से हमने कर सकते हैं ये चीजें। तो ये बात जूल ने भी बताया, ठीक है, जूल ने भी वही कॉन्सेप्ट समझाया और वही कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना उसका अनुप्रयोग सीखने वाले हैं कि आखिर में उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो मैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग चलूँ तो आपको 4 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक विद्युत बल्ब के बारे में यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, दूसरा विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में, तीसरा विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर या विद्युत ऊष्मक के बारे में, चौथा पढ़ेंगे फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर के बारे में। ठीक है, तो ये टोटल 4 आपको अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं विद्युत बल्ब के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत इस्त्री नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे करते करते मैं चारों कॉन्सेप्ट यानी जो तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग है इन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब के बारे में। सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखिए और अच्छे से इस डायग्राम को देखने के बाद आपने अगर ये 10 रुपये का जो बल्ब आता था पहले 100 वाट का आपने देखा होगा, उस बल्ब पे आपको देखोगे लिखा होता है 100W और 230 वोल्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को, ठीक है, अगर इस बल्ब को 230 वोल्ट देते हो तो 100 वाट
यानी 100 वाट की शक्ति प्रदान करेगा। बात समझ में आ गया। अगर आप इसे 230 वोल्ट देते हो तो ये 100 वाट की शक्ति प्रदान करेगा। समझ में आ गया। अब शक्ति क्या है, वेट करिए, इसके जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद में वही पढ़ाने वाला हूँ विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 230 वोल्ट अगर इस बल्ब को दिया जाएगा तो कितनी वाट शक्ति आएगी, 100 वाट शक्ति आएगी। तो हम लोग 100 वाट का जो बल्ब पुराने आज से लगभग 5 साल या 6 साल कह लीजिए पहले लगाया जाता था 100 वाट का। आज भी आपने देखा होगा 1-2 बल्ब 100 वाट का लोग यूज करते ही करते हैं, वरना आज तो एलईडी आ चुका है। आई बात समझे ना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यही विद्युत बल्ब के बारे में। यह पूरा कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि विद्युत बल्ब बना कैसे होता है। देखिए विद्युत बल्ब में आप देखोगे ये कांच का एक खोखला भाग होता है। क्या होता है, एक कांच का खोखला भाग होता है, और ये कांच का खोखला भाग जो है कि फिलंट कांच का बना होता है। आई बात समझ में। विद्युत बल्ब का जो कांच का ये खोखला भाग होता है वो फिलंट कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब जो है कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। जितना भी ये लिखा हुआ है ना चारों के चारों, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो इन चारों तो है ही, इनके अलावा कुछ और आ जाए तो समझिए कि नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब देखिए तापीय प्रभाव पे ये आधारित है यानी ऊष्मीय प्रभाव पे। तो जो ये कांच का बना होता है, ये कौन से कांच का बना होता है, बाहरी जो आपको दिखाई देता है वो होता है फिलंट कांच। बात क्लियर होगी। चलिए अब देखिए दूसरा, इस कांच को बनाने के बाद, ठीक है, इसको क्या किया जाता है कि नीचे से बंद कर दिया जाता है। आप देखोगे अगर 10 रुपये का बल्ब खरीदना 100 वाट वाला, उसके नीचे देखोगे ब्लैक भरा होता है, उसको बोलते हैं लाख या चपड़ा। क्या बोलते हैं, लाख या चपड़ा। उसके अंदर काले काले भर दिए जाते हैं, लाख या चपड़ा। अब लाख या चपड़ा क्यों भरा जाता है, क्योंकि जब ये बल्ब बनाया जाता है तो ये फिलंट कांच की होती है। इस कांच के अंदर गैस भरी जाती है, वो गैस है आर्गन और नाइट्रोजन। तो ताकि ये गैस बाहर न निकल जाए इसलिए लाख या चपड़ा से भर देते हैं। दूसरा रीजन ये है लाख या चपड़ा से भरने का कि जब ये बल्ब गर्म हो ना, तो गर्म होने के बाद, गर्म हो तो ये नहीं कि यहाँ से कोई भी हवाएं इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, उन हवाओं को भी बाहर से हवाएं अंदर न चली जाए बल्ब के अंदर, उसको भी ये रोक कर रखता है। और इसी लाख या चपड़े में 2 आपको टांके मिलेंगे, 2 टांके, वो होते हैं जिंक के टांके। और यही जिंक के टांके जो है कि जब बल्ब के होल्डर में लगाते हो तो बल्ब का जो होल्डर में 2 पिन होती है, उसी पिन से जा करके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यानी जिंक के क्या होते हैं, टांके होते हैं। बात समझ में आ गया। 2 ये आपको जिंक के टांके मिलेंगे। यही जब बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है तो बल्ब के होल्डर में जा करके उस 2 पिन से चिपक जाते हैं। तो ये जिंक के टांके होते हैं, याद रखिएगा। इन जिंक के टांकों के पास क्या भरा होता है, लाख या चपड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप देखोगे इस बल्ब को होल्डर में रुका रहे उसके लिए 2 पिन दिए जाते हैं, 2 पिन होती है और यही पिन जा करके होल्डर के अंदर फंस जाती है, जिसके कारण बल्ब रुका रहता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये पिन के बाहर ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार आपने देखा होगा, ये एल्युमिनियम की टोपी होती है। क्या होती है, एल्युमिनियम की टोपी होती है। तो ये बल्ब के बाहरी भाग में क्या लगा होता है, एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। बात समझ में आ गया, ये होता है एल्युमिनियम की टोपी। अब आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब इस जिंक के जो टांके होते हैं यहाँ से 2 वायर निकली होती है और ये 2 वायर आगे जाकर कैसे बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद इसमें एक आपको जालीदार ऐसे जालीनुमा संरचना वाली, मतलब समझिए कि टेढ़ी मेढ़ी वाली एक आपको इसमें पतली वायर लपेटी गई मिलेगी। ये जो पतली वायर है इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। याद रखिएगा, टंगस्टन। इसका जो तापमान होता है ना, सहने की जो शक्ति होती है, तापमान होता है वो 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 3480 डिग्री सेल्सियस अगर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका पिघल जाएगा। यानी गलनांक इसका जो होता है 3480 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका,
टंगस्टन का। तो टंगस्टन को अगर इतना तापमान दोगे तो ये पिघल जाएगा। तो हम लोग घरों में ना इतना तापमान दे ही नहीं पाते। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात ध्यान से। आपको ये जो 2 वायर दिखाई, टोटल 4 वायर आपको दिखाई देंगी। जो साइड के 2 वायर होती हैं ये इसी में विद्युत धारा आता है, और जो बीच की 2 वायर होती हैं ये सपोर्ट वायर होती हैं, यानी टंगस्टन को सहारा प्रदान करती है यही 2 बीच वाली वायर। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही भरी जाती है? क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्या होता है कि जो गैस किसी और गैसों से या किसी मेटल से रिएक्शन ही नहीं करता है वो निष्क्रिय गैस होती है। तो इसके अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन ही भर दी जाती है, ताकि जब ये टंगस्टन जले, है ना, टंगस्टन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये टंगस्टन जो है कि क्या होता है, टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा ही होता है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जलने लगता है। क्या होता है? टंगस्टन जलने लगता है, और जलने लगता है तो जलने के साथ साथ ये ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो जलने के साथ साथ ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। तो ये जब जलता है तो ध्यान सुनिए, जब ये जलेगा तो अगर इसके अंदर कोई और गैसें भर दी जाएंगी तो उस गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। बट जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस है उसको ये सोख नहीं पाता है और न ही उनसे रिएक्शन कर पाता है, जिसके कारण ये पूरा बल्ब जो है कि एक प्रकार का निर्वात का काम करता है। इसमें कोई गैस नहीं होती है, इसलिए ये आराम से टंगस्टन जलता रहता है। लेकिन अगर गलती से कहीं से लीक हो जाए, मान लीजिए कि चपड़ा जो लाख भरा हुआ है ये गलती से लीक हो जाए, वो बाहर निकल जाए। क्या हो जाए? बाहर नहीं, मतलब कि लीक का मतलब कहीं से छिद्र हो जाए इस लाख या चपड़ा में, तो ये गैस कहाँ निकल जाएंगी? आर्गन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। जब आर्गन और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है तो दूसरी गैस इसमें प्रवेश कर जाती है। जब दूसरी गैस प्रवेश करेंगी तो वो निष्क्रिय नहीं होती है और इस टंगस्टन से अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और टंगस्टन को वाष्पीकरण कर देती है। क्या करती है? वाष्पीकृत कर देती है। और जब टंगस्टन वाष्पीकृत होगा यानी वाष्पन होगा, ठीक है, तो क्या होती है कि वाष्पीकृत हो करके ये सफेद सफेद चूर्ण जो है इस बल्ब की दीवार पर जमा लेता है। क्या करता है? जमा लेता है, और जैसे दीवार पे जम जाएगी तो आपको प्रकाश धुंधली दिखाई देगी। क्या होगी? धुंधली दिखाई देगी। अब ये कब होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है तब होता है जब बल्ब का टेम्परेचर लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। यानी अगर बल्ब का तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ये टंगस्टन जो है वाष्पीकृत होकर के सफेद के रूप में इस बल्ब की दीवारों पर चारों तरफ फैल जाती है, जिससे आने वाला प्रकाश धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप कभी बल्ब ना जो पहले के हैं वो अगर नोटिस करेंगे कि बल्ब जब देखा जाता था तो बल्ब व्हाइट कलर का दिखाई देता था, है ना। हमने लगाया तो कांच सही था लेकिन वो व्हाइट कलर का, और उसमें नोटिस किया गया कि तो बल्ब का जो टंगस्टन है ये फ्यूज ही नहीं हुआ है, मतलब ये टूटा ही नहीं है, लेकिन फिर भी बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसके अंदर की गैस खत्म हो चुकी है, कहीं से लीक हो गया था और दूसरी गैस प्रवेश हो गई है, जिसके कारण ये टंगस्टन वाष्प बन के क्या हो गया है? उड़ गया है, और टंगस्टन की बहुत पतली लेयर बची हुई है, जिसके कारण ये बल्ब जलता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि टंगस्टन कब जो है कि वाष्पीकृत होता है, तो 2100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये बल्ब का जलने का जो तापमान है ना, ये कब तक कितना जल सकता है? तो याद रखिएगा, ये 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक ये जलने की क्षमता रखता है। इतने तापमान तक जल सकता है। लेकिन अगर 2100 पहुंच गया, 2100 पहुंच गया तो देखिएगा 2100 पहुंचेगा तो ये वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकृत हो जाती है, कहीं ना कहीं से 2100 पहुंचा तो वाष्पीकृत होना फिक्स ही है। ठीक है, तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट था। तो आपको समझ में आएगा कि जो बल्ब का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन बल्ब के अंदर अगर 2100 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है ना, तो ये टंगस्टन वाष्पीकृत होकर के व्हाइट यानी सफेद रूप में दीवार पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाती है। बात समझ में आ गया? तो आपको आई थिंक ये पूरे विद्युत बल्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप पिक्चर बनाइएगा, जो मैंने कहानी बताया उस कहानी को एक सीक्वेंस में सजाते हुए आप
लिख लीजिएगा। ये था हमारा पूरा विद्युत बल्ब पूरा कंप्लीट हो गया। आपको एक बात समझ में आ गया कि विद्युत बल्ब के लिए कितना वोल्ट देना होता है और कितना वाट जनरेट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है आप नोट कर लीजिए। टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्रेस यानी विद्युत इस्त्री। तो इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में ये दूसरा टॉपिक है, मैं बता दूं फिर से एक बार, ये दूसरा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने पिक्चर मैंने बनाया हुआ है। इसी पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर में ये काम कैसे करता है और ये बना किस चीज़ का होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर में विद्युत इस्त्री किस नियम पर काम करता है। तो देखिए, ये ऊष्मा के प्रभाव पर ही आधारित है। याद रखिएगा कि विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है ना, ऊष्मा यानी विद्युत जो ऊष्मा है, ठीक है, उसके ही प्रभाव पे ये कार्य करता है, ठीक है। यानी जब इस प्रेस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, जब प्रेस के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रेस में लगे हुए जो नाइक्रोम के तार हैं, किसके तार हैं, नाइक्रोम के तार जो होते हैं ना, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध ऑलरेडी नाइक्रोम का तार का ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा होता है तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण वो नाइक्रोम का तार गर्म होकर के लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है। और जैसे ही लाल होता है तो नीचे की प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के साथ ये पूरे प्लेट पे चारों तरफ उसकी गर्माहट पहुंच जाती है, यानी ऊष्मा पहुंच जाती है, जिसके कारण हम इस प्रेस का प्रयोग जो है कि कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण नाइक्रोम के तार जलने लगते हैं, यानी लाल हो जाता है। और वह आधार प्लेट यानी जो प्रेस का निचला वाला भाग है उसको गर्म कर देता है, जिसके कारण हम कपड़ों को क्या करते हैं, आसानी से प्रेस कर पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बेसिक था। अब हम समझते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, इसको बनाने के लिए इसके मुख्यतः कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत इस्त्री के इलेक्ट्रिक प्रेस के मुख्यतः 4 भाग हैं, है ना। पहला आधार प्लेट यानी बेस प्लेट बोलते हैं। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो कपड़ों पे टच होता है उसको बोलते हैं आधार प्लेट। बात समझ में आ गई। उस आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है तापक तार यानी हीटिंग वायर। याद रखिएगा, पहले बेस प्लेट होता है नीचे जो कपड़ों के ऊपर टच होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, तापक तार लगा होता है, ठीक है। और तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया, यानी एक आधार प्लेट और दूसरा तापक तार। अब मैंने बताया कि जो विद्युत इस्त्री है उसके कितने भाग हैं, टोटल 4 हैं। तो एक हो गया हमारा आधार प्लेट, दूसरा हो गया तापक तार, तीसरा आते हैं इसके ऊपर तापक तार के ऊपर भी एक होता है भार प्लेट। क्या होता है, भार प्लेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ही भार प्लेट होता है, या आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं ये भार प्लेट है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा भार प्लेट हो गया। चलिए नेक्स्ट, चौथा जो होता है वो हमारा होता है ये हैंडल यानी हत्था, जिसको हम लोग प्रेस को पकड़ करके चलाते हैं। तो प्रेस के कितने भाग हो गए, 4। कौन कौन सा, आधार प्लेट, तापक तार, भार प्लेट और हत्था यानी हैंडल। तो ये चारों भागों के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट लिखिएगा। एक एक चीज़ आप लिखते हो पिक्चर बना करके, तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा, कोई भी काट नहीं सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके भाग के बारे में, जिसका नाम है आधार प्लेट यानी बेस प्लेट। देखिए जो आप ये बेस प्लेट देख रहे हो ना, यही बेस प्लेट जो है जब हम प्रेस करते हैं तो कपड़ों के ऊपर टच होता है, जो बहुत चिकना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, गांव देहात में क्या करते हैं, जब प्रेस को गर्म करने के लिए लगाते हैं तो उसको टच करके देखते हैं। कुछ लोग तो प्रेस लगा हुआ है उसके कुछ डिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं कि भैया ये गर्म है कि नहीं है ना, ऐसे चेक करते हैं गर्म है कि नहीं है। अगर ज़्यादा दूर तक आ रहा है मतलब ज़्यादा गर्म है, पास तक है तो कम गर्म है ना। तो हम लोग ये गांव देहात में नॉर्मल है चीज़ें, हम लोग इंडिया वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आधार प्लेट वही है जो क्या होता है, कपड़ों से टच होता है। ये आधार प्लेट याद रखिएगा ये लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। पहली पॉइंट्स,
दूसरा पॉइंट्स कि ये लोहे के साथ साथ इसका जो सबसे निचला वाला सतह है ना, आप देखोगे प्रेस में ये चमकीला होता है। क्या होता है? ये चमकता रहता है। तो ये चमकता क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? याद रखिएगा, क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। जब क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर तो ये दो चीज करता है। एक तो लोहे को जंग से बचाता है, दूसरा इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। समझ में आ गया? तो क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है इस लोहे के आधार प्लेट के ऊपर। अब यह हमने बना दिया, लोहे का बना दिया, इसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी। तो मैंने आपको बता दिया क्या काम है क्रोमियम का। क्रोमियम का यही काम है कि इसको जंग से बचा देना, दूसरा इसकी सुंदरता को और बढ़ा देना, तीसरा इसका और क्या काम है कि जब ये गर्म हो ना, आधार प्लेट जब गर्म हो तो गर्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हीट इस आधार प्लेट के पास ही रहे, बाहर ना निकल जाए, ये क्रोमियम उसको भी रोकता है। समझ में आ गया? तो यानी जो ये उष्मा, यानी जब गर्म होगा आधार प्लेट तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी बाहर निकल गया उष्मा और पता चला कि प्रेस ही नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया? ये आधार प्लेट। तो यानी पहला हेडिंग जब आप लिखोगे आधार प्लेट तो उसमें क्या लिखोगे कि यह आधार प्लेट है ना, प्रेस के सबसे निचला भाग होता है। क्या होता है? प्रेस का सबसे निचला भाग होता है। यह लोहे की बनी होती है और इसके ऊपर क्रोमियम की लेपन की जाती है ताकि इसमें जो ऊष्मा हो वो बाहर न निकल पाए, वायुमंडल में न चली जाए, दूसरा इसे जंग न लगे, और तीसरा मैंने आपको बताया इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा आधार प्लेट। चलिए दूसरा आता है तापक तार। क्या आता है? तापक तार। ठीक है, यानी हीटिंग वायर। तो देखिए यहाँ पे तापक तार मैं अलग से एक पिक्चर बनाया हूँ। आपका अगर प्रेस कभी खराब हुआ होगा, आप कभी गए होगे बनवाने के लिए, तो प्रेस में यही जो हीटिंग वायर होता है, तापक तार होता है, इसको चेंज कर देता है क्योंकि यही जलता ही है। बाकी कोई भी पार्ट्स इसमें खराब नहीं होते, बस यही आपका खराब हो जाता है तापक तार। उसको क्या करता है? उस प्लेट को चेंज कर देता है। अब देखिए जो तापक तार होते हैं ना, तापक तार यानी पूरा जो तापक तार है, ये तापक तार नाइक्रोम तार को कहते हैं। यानी प्रेस के अंदर कौन सा तार प्रयोग किया जाता है हीट के लिए? तो नाइक्रोम का तार। याद रखिएगा, नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। अब ये नाइक्रोम का तार जो है ना कि एक पतली चादर होती है, उसी चादर के ऊपर लपेटा गया होता है। वो चादर होती है अभ्रक की चादर। याद रखिएगा, अभ्रक की चादर के ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेटा जाता है। क्योंकि जब अभ्रक की चादर के ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेटा जाता है और जब इस नाइक्रोम के तार की ये जो दो पिन आपको दिखाई दे रही है, ये पिन मान लेता हूँ, ये ए है और ये बी है ना, इसी पिन में विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है नाइक्रोम के तार में, जैसे प्रवेश करता है तो नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें ऊष्मा बढ़ जाती है और ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लाल हो जाता है। और जैसे ये लाल होता है तो लाल होने के साथ साथ ये अभ्रक के चादर के ऊपर लपेटा गया होता है, तो ये अभ्रक की चादर भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब ये अभ्रक की चादर गर्म हो जाती है तो इस नाइक्रोम के तार से जितनी भी ऊष्मा होती है ना, इस पूरे चादर पे बराबर रूप से फैल जाता है। क्या होता है? इस चादर पे बराबर रूप से फैल जाता है और ये चादर आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है। कहाँ होता है? आधार प्लेट के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि आधार प्लेट रखा हुआ है तो आधार प्लेट के ऊपर एक और ना पतली सी चादर रख दी जाती है ताकि आधार प्लेट डायरेक्ट इस नाइक्रोम तार से अटैच न हो। ठीक है, तो आधार प्लेट के ऊपर एक चादर रख दिए और उस चादर के ऊपर ये तापक तार जो नाइक्रोम का तार बना हुआ है, ये अभ्रक वाला चादर से ना पूरा ये कॉन्सेप्ट यही उठा के उसके ऊपर रख दिया जाता है। आपको बात समझ में आई कि आधार प्लेट के ऊपर क्या रखा गया था? तो आधार प्लेट के ऊपर एक पतली सी चादर रख दी जाती है और उस चादर के ऊपर क्या रख दिया जाता है? ये जो तापक तार, पूरा जो अभ्रक की चादर और नाइक्रोम का तार लपेटा गया है, इसको उठा करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। अब नाइक्रोम का तार जब गर्म होकर लाल होता है तो इसकी पूरी ऊष्मा अभ्रक के चादर के चारों तरफ फैल जाती है और यही जब ऊपर रहता है तो इसलिए ये पूरा आधार प्लेट अच्छे से गर्म होता है। वरना पता चला कि नाइक्रोम का तार गर्म तो हुआ लेकिन उसका
जो ऊष्मा है वो चारों तरफ बराबर रूप से फैला ही नहीं और पता चला कि प्रेस का कोई एक हिस्सा ज़्यादा गर्म हो गया और कोई हिस्सा कम गर्म हो गया और पता चला कि वहीं पे कपड़ा जल गया। तो ये अभ्रक की चादर क्या करती है कि हीट को बराबर रूप से क्या करती है, फैला देती है। बात समझ में आ गया। चलिए अब मेरी बात को ध्यान सुनिए कि अभ्रक की चादर के ऊपर हमने लपेटा था। अब कभी कभी क्या होता है कि अभ्रक की चादर धीरे धीरे हीट होते 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 जल जाती है और जब ये अभ्रक की चादर जल जाती है इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि प्रेस हमारा जल गया है। ठीक है, नाइक्रोम की तार जलता नहीं है, ठीक है, वो तो हीट होता है, लेकिन अभ्रक की चादर जल के ना राख हो जाता है, टूट जाता है ना। तो जब ये टूट जाएगा तो इसी के ऊपर लपेटा गया है तार, तो तार भी टूट जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, तापक तार। तो अब तापक तार दूसरा जब हेडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे कि तापक तार नाइक्रोम के तार को कहते हैं, या ये कह सकते हो कि नाइक्रोम का तार जो है कि तापक तार होता है जो अभ्रक के चादर के ऊपर लपेटी गई होती है। इसमें 2 पिन लगे होते हैं, इसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो नाइक्रोम के तार गर्म होकर के लाल हो जाते हैं और यह जो ऊष्मा निकालते हैं वो ऊष्मा अभ्रक की चादर पर चारों तरफ पूर्ण रूप से फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसके कारण आधार प्लेट भी पूर्ण रूप से चारों तरफ से गर्म हो जाता है और कपड़े को प्रेस किया जाता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, जो नाइक्रोम का तार है ना वो बना होता है निकिल और क्रोमियम का। किसका बना होता है, निकिल और क्रोमियम का। अब बता दूं कि नाइक्रोम के तार बनाने के लिए निकिल 80% और क्रोमियम जो है कि 20% लिया जाता है। आपको याद हो जाना चाहिए कि जो नाइक्रोम का तार है वो बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निकिल 80% होता है और क्रोमियम आपका 20% होता है। बस ये था हमारा दूसरा हेडिंग, तापक तार। अब देखिए आप नोटिस करिए कि हमने ये तापक तार को इसमें लगा दिया, आधार प्लेट के ऊपर एक चादर रखा, उस चादर के ऊपर तापक तार रख दिया। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट ये भार प्लेट लगाऊंगा तो क्या होगा कि जब ये हीट होगा तो हीट कहाँ निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगा, और जैसे ऊपर आएगा तो हैंडल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इस तापक तार के ऊपर एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। याद रखिएगा, एस्बेस्टॉस क्या लगा दिया जाता है, एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो तापक तार होता है ना, तापक तार के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एस्बेस्टॉस लगा दिया जाता है। और ये एस्बेस्टॉस क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा नहीं जा सकती है, जिसके कारण जब ये तापक तार गर्म होता है तो इसके ऊपर एस्बेस्टॉस होता है। तो एस्बेस्टॉस क्या करता है कि इसका जो ऊष्मा है वो ऊपर नहीं जाने देता है और हमेशा वो नीचे ही भेजता रहता है, जिसके कारण आधार प्लेट ही गर्म होती है। बात क्लियर हुआ। तो चलिए, तो आप याद रखेंगे तापक तार के ऊपर क्या लगा होता है, एस्बेस्टॉस लगा होता है, जो ऊष्मा यानी विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण ऊष्मा जो है कि ऊपर की तरफ नहीं आती है, इसलिए हैंडल या भार प्लेट गर्म नहीं होता है। अगर ये एस्बेस्टॉस खराब हो जाए तो आपका ऊष्मा बाहर चली आएगी और करंट लग सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक होती है ना उसके हैंडल में भी करंट आ जाता है। तो क्यों आता है, यही एस्बेस्टॉस खराब हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये एस्बेस्टॉस समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए इसके ऊपर आते हैं, यह है भार प्लेट। क्या है, भार प्लेट। ये क्या होता है, एस्बेस्टॉस के ऊपर क्या रखा गया होता है, भार प्लेट। भार प्लेट का काम क्या होता है ना कि एस्बेस्टॉस तापक तार को दबा कर रखना है ना, क्या करना, दबा कर रखना, और इस पूरे जो प्रेस को ना एक भार भी प्रदान करते हैं। क्या करता है, भार भी प्रदान करता है, और ये एस्बेस्टॉस को तापक तार के ऊपर दबा कर रखता है और इस प्रेस पे भार भी प्रदान करता है ताकि आसानी से प्रेस किया जा सके। ये समझ में आ गया, भार प्लेट कंप्लीट हो गया। बस इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है हत्था। क्या आता है, हत्था यानी हैंडल। तो हैंडल आप देखोगे, हैंडल अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग पदार्थों का हैंडल बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हैंडल है या तो आप लकड़ी का लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। हैंडल जो है यानी हत्था जो है ना, हत्था जो है या तो लकड़ी का हो सकता है, ठीक है, या बेकेलाइट का हो सकता है, बेकेलाइट का हो सकता है, या एबोनाइट का हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। जो हैंडल है, हत्था है, ठीक है,
लकड़ी का हो सकता है, या बेकेलाइट या एबोनाइट। अब बेकेलाइट क्या है, तो ये प्लास्टिक है, याद रखिएगा ये प्लास्टिक है, ये भी क्या है, तो प्लास्टिक है। ये बेकेलाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, जितने भी घर में स्विच लगे होते हैं ना, सब बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। और ये एबोनाइट है, समझ में आ गया। तो ये लकड़ी, बेकेलाइट या एबोनाइट का हत्था बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब गलती से भी अगर कहीं करंट इसमें आ जाए तो ये हत्था पर नहीं आएगा, यानी हैंडल पर नहीं आएगा, जिसके कारण जो भी इंसान प्रेस कर रहा है ना, उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आई बात समझ में। ये था हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस यानी विद्युत इस्त्री। मैंने पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने बातें बोला वो सेम बातें आपको अपनी कॉपी पे नोट करनी है, और बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो कंपटीशन एग्जाम में बच्चे देंगे ना, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। पहले विद्युत हीटर के बारे में समझते हैं कि आखिर में हीटर क्या है। देखिए, विद्युत हीटर का दूसरा नाम ये है कि विद्युत उष्मक। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो विद्युत हीटर होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत उष्मक कहते हैं, ठीक है, या इसे इलेक्ट्रिक हीटर। समझ में आ गया। तो देखिए, अगर आप हीटर आप ऐसे देखे होंगे, ठीक है, ये पुराने हीटर हुआ करते थे, आज तो इंडक्शन आ चुका है, ठीक है। लेकिन जो हीटर हुआ करता था, पुराना हीटर, ये हीटर बना होता था चीनी मिट्टी का। किसका बना होता था, चीनी मिट्टी का बना होता था। चीनी मिट्टी का इसलिए बनाया जाता था क्योंकि चीनी मिट्टी जो है कि विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है, कुचालक होता है। और इस चीनी मिट्टी के बने हुए जो आपको सांचे दिखाई दे रहे हैं, बीच में ये सांचे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस सांचों के अंदर क्या किया जाता था, इस नाइक्रोम के तार को लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था, नाइक्रोम के तार को खींच करके लगा दिया जाता था। और इसका दो सिरा होता था, एक ए और एक बी। और इन दोनों सिरों में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता था, क्या किया था, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता था, तो ये नाइक्रोम के तार होने के कारण नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो ज्यादा होता है। और प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये नाइक्रोम का तार जो है कि जलने के बजाय ये हीट हो जाता था, ऊष्मा देने लगता था। क्या होता था, हीट होकर के लाल हो जाता था और ये ऊष्मा देता था। इसकी ऊष्मा लगभग जो है ना कि 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ऊष्मा होती थी, ठीक है। तो ये क्या था, विद्युत हीटर। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत हीटर किसका बना होता था, तो चीनी मिट्टी का। क्यों बना होता था, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है ना कि विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए ये चीनी मिट्टी का बना दिया जाता था, ठीक है। और इसके अंदर नाइक्रोम के तार को लगाया जाता था। नाइक्रोम का तार क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, जब इलेक्ट्रिक प्रेस पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि नाइक्रोम का तार किससे बना होता है। तो मैंने बताया था निकिल और क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम के तार को बनाया जाता है। निकिल जो है कि 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है इस नाइक्रोम के तार को बनाने के लिए। अब इस नाइक्रोम के तार को लगाने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता था तो उच्च प्रतिरोध के कारण, है ना, क्योंकि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध क्या होता था, उच्च होता था। उच्च प्रतिरोध के कारण जो विद्युत है ना वो किसमें बदल जाता था, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता था। और यही ऊष्मा हमारे लिए आवश्यक थी, जिसका हम लोग प्रयोग घर को गर्म रखने के लिए या खाना बनाने के लिए पहले किया जाता था। आई बात समझ में। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर यानी विद्युत हीटर। इसी चीज को मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बताया। देखिएगा ध्यान से कि जब उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ये बात सही है ना। यानी जब उच्च प्रतिरोध वाले तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होता था कि उसमें क्या होती थी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी और ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा हो जाता था। यही बात उसमें बताया गया है, जिसके कारण वह लाल होकर ऊष्मा प्रदान करता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी जिसके कारण ये लाल होकर के क्या देता था, ऊष्मा देता था। ठीक है, यह चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। किसकी बनी होती है, एक चीनी मिट्टी की बनी हुई एक प्लेट होती है जिसमें क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं और इन खांचों में नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है। किसका, नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है। नाइक्रोम के तार इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि नाइक्रोम के तार का जो तापमान होता है ना वो उच्च होता है और उच्च तापमान पे भी ये पिघलता नहीं है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। ठीक है, और जब प्रतिरोध उच्च होता है तो ऊष्मा ज्यादा निकलती है। बात क्लियर हो गया। दूसरा इसका रीजन क्या है कि ये वायु से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत भी जल्दी नहीं होता है, यानी न के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा
क्योंकि नाइक्रोम का तार उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है तथा वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत भी नहीं होता है ना। ये वायु से क्रिया करके क्या नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था कि नाइक्रोम का जो तार होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो नाइक्रोम का तार जो है कि निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया और पिछले वीडियो में भी मैंने समझा दिया था। उसके बाद देखिए मैंने बताया कि लाल तप्त होकर, यानी जब ये लाल होता था तो इसका तापमान कितना 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये ऊष्मा उत्पन्न करता था। ठीक है। दूसरा देखिए, ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, जिस प्लेट के अंदर ये नाइक्रोम के तार को लगाया गया है, इसको यानी तापक तार, नाइक्रोम के तार को तापक तार भी कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो जो तापक तार है, इस तापक तार को जिस खांची में लगाया जाता है, जिस प्लेट में लगाया जाता है, चीनी प्लेट में, ठीक है, इस चीनी प्लेट के दोनों को मिला करके इनको रखा जाता था केस में। किस में रखा जाता था, केस में। आपने देखा होगा, तो वही चीज मैंने लिखा है, देखिए कि प्लेट को तापक तार सहित केस में रखते थे। क्यों केस में रखते थे, ताकि अगर हम इसको इधर उधर लेके जाएंगे तो ये तार क्या हो जाएगा, टूट सकती है। तो हम लोग इसको केस में रख देते थे। केस समझते हैं, ऐसे वो आता था ऐसे करके, इसके ऊपर ये लगाया जाता था, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो आपको विद्युत हीटर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर लगाया जाता था और एक केस हुआ करता था बाहर का पिंजरा टाइप का, उसी में ये लगाया जाता था चीनी मिट्टी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक, जिसे इलेक्ट्रिक हीटर भी कहते हैं। बस इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम लिखिएगा, और आपको ड्राइंग आना ही चाहिए बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, इसमें जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये सांप के आकार का यानी सर्पिलाकार ही क्यों लपेटा गया है, तो देखिए मैं बता दूं, सर्पिलाकार इसलिए बनाया गया है ये चीनी मिट्टी को, ताकि जब हम इसमें नाइक्रोम के तार को लपेटे ना, तो नाइक्रोम के तार की लंबाई अधिक हो जाए। क्या हो जाए, लंबाई अधिक हो जाए, है ना। तार को खींचोगे तो लंबाई होगा ना। देखिए अब तार को ऐसे मोड़ मोड़ के खींचा गया है ऐसे ऐसे करके, तो ये जब इसकी लंबाई क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और ये तार अधिक लंबाई होने के साथ साथ ये क्या रहे, पास में ही रहे, इसलिए इसको सर्पिलाकार लपेट करके पास में कर दिया गया है। और जैसे पास में कर देंगे और लंबाई बढ़ा देंगे तो इसकी खासियत क्या होगी कि उसमें ऊष्मा का मान और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये खांचा जो बनाया गया है, प्लेट बनाया गया है चीनी मिट्टी का, वो हमेशा सर्पिलाकार बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीनी मिट्टी के अंदर जो नाइक्रोम के तार होता है ना, वो भी सर्पिलाकार ही लपेटा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आपने घरों में देखा होगा ना कि पहले चीनी मिट्टी के 2 होल्डर हुआ करते थे, जिसको ऐसे पकड़ के खींचा जाता था, और जब आप खींचते थे ना तो उसमें आपको एक पतली तार मिलती थी। क्या मिलती थी, पतली तार। तो जो पतली तार है ना, वही होता था फ्यूज तार। क्या होता था, फ्यूज तार। आपने पिक्चर ऐसे देखा होगा कि ऐसे होल्डर हुआ करता था, ठीक है, मोटा सा, ठीक है, मोटा सा होल्डर हुआ करता था। अगर आप देखोगे सरकारी ट्यूबवेल में, ये सब देखने को मिलेगा सरकारी ट्यूबवेल में आजकल, तो ऐसे उसमें 2 लाइनें लगी होती थी। ठीक है, ऐसे 2 लाइनें लगी होती थी। ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर जो है कि तार ऐसे जुड़ा होता था। तो ये जो तार है ना, यही होता था फ्यूज तार। क्या होता था, फ्यूज तार। तो अगर देखोगे इसको क्या किया जाता, खींच के निकाल दिया जाता था और इस फ्यूज तार को बांध करके फिर से उसमें लगा देते थे। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर में ये फ्यूज तार है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, ये बना कैसे है, ठीक है, और इसका काम क्या है। तो देखिए ये लगाया क्यों जाता है, तो होता यूं है कि हम लोग का जो घर है ना, घरों में क्या होता है कि कभी कभी अचानक से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या हो जाए, घरों में कभी कभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी 2 तार आपस में सट जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो चिपकने के कारण पूरे घर के परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता था। क्या होता था, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता था, और विद्युत धारा का मान जैसे बढ़ती थी तो घर में लगे हुए जितने भी उपकरण है ना, वो जलने का खतरा बढ़ जाता था। अगर वो जल भी सकते थे, कुछ जल जाते थे और कुछ खतरा बना रहता था कि अगर चिपक गए तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इस खतरा को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज
यानी विद्युत फ्यूज बनाया गया। इस विद्युत फ्यूज के अंतर्गत क्या लगाया गया, फ्यूज तार लगाया गया। और ये विद्युत फ्यूज जो है ना कि चीनी मिट्टी का बना होता था। किसका बना होता था, चीनी मिट्टी का बना होता था। और इसके अंदर फ्यूज तार लगा दिया गया। ये फ्यूज तार क्या काम करता था कि जब घरों में विद्युत धारा सप्लाई की गई है ना, और जब घर में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा ना, तो ये फ्यूज तार पिघल करके टूट जाएगा। क्या होगा, पिघल करके टूट जाएगा। और जैसे ये पिघल करके टूट जाएगा तो घर के अंदर जो लाइट जा रही थी वो लाइट मेन ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई पे ही लगता था। जहां मेन स्विच होता था ना, वहीं पे ये लगाया जाता था फ्यूज तार, और फ्यूज तार से अपने घरों में सप्लाई दी जाती थी। आई बात समझ में। तो जब घर का विद्युत धारा का मान बढ़ता था, ठीक है, तो उसमें क्या होती थी कि ये फ्यूज तार पिघल करके टूट जाती थी। ठीक है, तो कुछ समय तक ये प्रयोग किया गया और आज की डेट में MCB आ गया है ना। ठीक है, जो MCB लगा होता है MCB, ठीक है, वो MCB आ चुका है ना। तो ये फ्यूज तार पहले, यानी फ्यूज तार और फ्यूज ये पहले लगाए जाते थे। तो आपको ये बात समझ में आया क्यों लगाया जाता था। दूसरा चीज देखिए, ये जो फ्यूज तार है ना वो बना होता है टीन, शीशा और तांबा को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टीन, तांबा और शीशा, इन तीनों मटेरियल को मिला करके ये फ्यूज तार बनाया जाता था। और फ्यूज तार का जो है ना, अगर मैं बात करूं कि फ्यूज तार का जो है कि विद्युत धारा का मान है ना, वो जो कॉपर का हुआ करता था उससे ये कम होता है। क्या होता है, उससे ये कम होता है, क्योंकि जब कॉपर का तार एक दूसरे से सटेंगे तो ये तुरंत ही पिघल जाएगा, ऐसा इसको बनाया गया था। अब हमारे घरों में जो फ्यूज तार यूज होता है, लगभग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का प्रयोग किया जाता था। आई बात आपको समझ में। ठीक है, कि विद्युत फ्यूज क्या है आपने देखा होगा, आई थिंक आज भी आपने देखा होगा। दूसरी चीज, इसका कनेक्शन कैसे होता था, तो घरों में इसको जोड़ा जाता था ना, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम आपको क्या है, पीछे में पढ़ा चुका था। तो श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता था। तो पहला पॉइंट से याद रखिएगा कि घरों के अंदर जो विद्युत फ्यूज लगाया जाता था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो किस क्रम में जोड़ा जाता था, तो आपका जोड़ा जाता है किस क्रम में, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब मैंने आपको जितना भी चीजें बताया सब इस बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। आप अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने समझाता हूं। देखिएगा, कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है और इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है या जाता है कि उपकरणों के जलने का खतरा होता है ना। क्या होता है, उपकरणों के जलने का खतरा होता है। अतः इस खतरा को दूर करने के लिए ही विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी जब आपस में तार चिपकते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विद्युत फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाता है, जिसके कारण सभी उपकरण क्या हो जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। आई बात समझ में, मैंने आपको समझाया था। अब देखिए स्टार पॉइंट, फ्यूज तार कॉपर, टीन और शीशे से बना होता है, जिसे चीनी मिट्टी के होल्डर में लगा दिया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया। दूसरा, फ्यूज तार का गलनांक तांबे से क्या होता है, कम होता है। मैंने अभी बताया था कि तांबे से, ठीक है, तांबे का जो गलनांक है, ठीक है, उसके गलनांक से फ्यूज तार का कम होता था, ताकि जल्दी से क्या हो जाए, ये गल जाए। चलिए देखिए, घर में फ्यूज तार 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर का प्रयोग होता है। ठीक है, लगभग में याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो फ्यूज तार होता है ना, उसकी क्षमता, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी मोटाई पर। अगर ज्यादा मोटाई का फ्यूज तार होगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, कम मोटाई का होगा तो कम होगा। अब आप इसका प्रयोग और कहाँ देखते हो, देखिए, आपने अगर ट्रांसफार्मर देखा होगा ना, तो ट्रांसफार्मर जो खूंटी निकला होता है, कभी कभी आपने सुना है ट्रांसफार्मर की खूंटी जल गई। खूंटी जलती नहीं है, खूंटी के ऊपर ये फ्यूज तार लगा होता है। अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे, ठीक है, अगर आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे तो ये मान लेता हूँ कि ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आपको 4 खूंटी दिखाई देगा, और ये 4 आपको मेन वायर है जो घरों में गया हुआ है। तो इन वायर को और इस खूंटी को जोड़ने के लिए यहाँ पे
तार लगाया जाता है, ये भी क्या है, फ्यूज तार है। ये क्या होता है, फ्यूज तार। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कभी किसी के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ अगर शॉर्ट सर्किट, और गलती से इस जो विद्युत तार है, इस विद्युत तार में अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो वो सीधे ट्रांसफार्मर पे इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया है, क्या लगा दिया गया है, फ्यूज तार, ताकि जैसे ही इसमें विद्युत धारा का मान बढ़े तो ये तार तुरंत क्या हो जाए, पिघल जाए, और ये पिघल करके टूट जाता है। तो टूट जाता है तो इस पूरे वायर में सप्लाई कट हो जाती है। आई थिंक समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर लाइनमैन आता है, फिर एक फ्यूज तार यहाँ पे क्या करेगा, इसको लगा देगा, और फिर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो आपने सुना होगा फ्यूज उड़ गया, आपने कभी सुना होगा ये शब्द कि ट्रांसफार्मर से क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो फ्यूज का मतलब ये होगा फ्यूज तार की बात की जा रही है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। ठीक है, जिसे एक और नाम से जानते हैं विद्युत सामर्थ्य। तो याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य दोनों एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में विद्युत शक्ति होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी इंसान किसी कार्य को करता है ना, तो कितने समय में कितने कार्य को करता है, यही उसकी शक्ति होती है। आई बात समझ में ना, यानी आप किसी काम को कर रहे हो तो कितने समय तक कर पा रहे हो। ठीक है, किस काम को कर रहे हो, मतलब कि काम जो कर रहे हो वो कितने समय तक कर रहे हो, कितने समय के अंदर में कब कर रहे हो, वही आपकी शक्ति है। वही क्या है, आपकी शक्ति है। यानी हम अगर कोई काम करेंगे तो बताइए हमारी ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी। हम अगर किसी काम को करेंगे, भले ही 2 मिनट में करें, 5 मिनट में करें या 10 मिनट में करें, हमारी ऊर्जा खर्च होगी ना। तो ऊर्जा जो खर्च हो रही है ना, जितने समय में हो रही है, वही हमारी शक्ति है। बस इतना ही बात आपको याद रखनी है। यही चीज विद्युत शक्ति है। यानी अगर कोई परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है ना, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जा रहा है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो जो उसकी ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा है वो खर्च होने की दर, कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, वो क्या कहलाएगी, तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहलाएगी। आई बात समझ में। सेम बहुत आसान है। देखिएगा कि जब किसी परिपथ है ना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की जो दर है ना, वो विद्युत शक्ति कहलाता है। बात समझ में आ गई। इसे P से दर्शाते हैं। P मतलब पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आ गया। तो P से दर्शाते हैं किसको, विद्युत शक्ति को। अब देखिए P, अब क्या चीज खर्च हो रहा है, तो हमको पता है विद्युत ऊर्जा। हम लोग पीछे पढ़े थे कि विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। तो P बराबर W/T। T क्या है कि T है दर और W है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर। तो नीचे वाला दर है यानी समय, और विद्युत ऊर्जा क्या है, W है। तो P बराबर W/T। अब देखिए P क्या है, पावर यानी शक्ति। तो शक्ति बराबर W को कहते हैं विद्युत ऊर्जा और T को कहते हैं समय, यानी विद्युत ऊर्जा बटे समय। ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसका जानते हैं कि मात्रक क्या है। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मैंने लिखा है, क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल। ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। किसका मात्रक हो गया, तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए दूसरा मात्रक, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाट, उन्होंने बताया था, टाइटल थी वाट, उन्होंने इसको बताया था पावर, तो इसलिए उनके नाम पे पड़ गया वाट। जैसे बल के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वैसे ही इस शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में वाट ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक क्या है, वाट है। इसे और किस नाम से जानते हैं, जूल पर सेकेंड या वाट। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो विद्युत शक्ति है ना, उसका छोटा मात्रक यही है, वाट, है ना। वाट ही सबसे छोटा मात्रक है। इसके आगे आप कुछ भी बना सकते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, है ना, आप कोई भी वाट बना सकते हो। तो ये छोटा मात्रक यही है, क्या चीज, वाट। याद रखिएगा। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, वाट। चलिए एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि देखिए आपने अगर कहीं देखा होगा 1 हार्स पावर, है ना, ध्यान रखिएगा, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है,
746 वाट। ये भी याद रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि 1 HP यानी एक अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं इसको, एक अश्व, ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है ना। याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति यानी एक घोड़े के अंदर जितनी शक्ति होती है ना वो 746 वाट के बराबर होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में ना जब किसी से झगड़ा करते हैं ना तो साफ साफ बोलते हैं तुम्हारी तो वाट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में यानी हम अपने समय के अनुसार तुम्हारे ऊपर जितनी ऊर्जा ना सब खर्च कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारी वाट लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। समझ में आ गया। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि बताइए 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो में 1000 होता है, इसलिए याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि आपको पता है कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो पूछा जाएगा कि बताइए 5 HP बराबर कितना वाट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 1 बराबर 746 से, तो 5 HP बराबर का मतलब कि 5 से 746 में गुणा कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। गुणा कर देता हूँ, 6 5 30 का 0 3, अब 5 के 20 3 23 का 3 2, और 7 5 35 और 2 37, यानी 3730 वाट हो गया। कितना हो गया, 3730 वाट हमारा इसका आंसर हो गया। 5 हॉर्स पावर इक्वल टू, ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे निकालना है कैलकुलेटिव करके, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है P बराबर W/T, क्या हम लोगों ने पीछे W यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, 3 सूत्र मैंने आपको दिखाए थे और समझाए थे। 3 सूत्र कौन कौन से है, तो मैं इसको हटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाता हूं कि 3 सूत्र हमने कौन कौन सा पढ़ा था। तो विद्युत शक्ति बराबर मैंने आपको बताया था कि W बराबर VIT, क्या बताया था, VIT। अब देखिएगा ध्यान से, W बराबर क्या देखा था हमने, VIT। ठीक है, देखिए सूखा हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो चलिए मैं पहले समझा रहा हूँ। तो W इक्वल टू हमने देखा था VIT, दूसरा देखा था I²RT, तीसरा हम लोगों ने देखा था V² बटे में R इंटू T, ये देखा था। इंटू T नीचे नहीं है ऊपर है, यानी V² T/R कह सकते हो। बात क्लियर हो गया। हमने 3 फार्मूले देखा हुआ था, किसका मान, W का। तो देखिएगा ध्यान से, W बराबर जो हमने फार्मूला देखा था वो कौन सा, VIT, दूसरा I²RT, तीसरा हमने देखा था V² T बटे में R, ये देखा था। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए पहला फार्मूला क्या है, विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में, है ना, V और I, तो विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में ये पहला सूत्र है। तो देखिएगा विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में शक्ति का सूत्र बताना है, शक्ति का P, तो P बराबर क्या होता है, W/T। तो देखिएगा P, अब W का मान वो रखेंगे VIT बटे में T। देखिए T से T कट गया तो क्या बचेगा हमारा, P बराबर V इंटू I, यही बचेगा। तो हमारा ये पहला फार्मूला हो गया किसके रूप में, तो विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में क्या हो गया, शक्ति का सूत्र P बराबर VI। ऐसे दूसरा देखिए, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में शक्ति का सूत्र, देखिए अभी देखिए विद्युत धारा I और प्रतिरोध R, इसके रूप में क्या है, I²RT। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर I²RT यानी W के जगह पे अब बटे में T, तो T से T कट गया तो क्या बचा कि P बराबर I²R, ये हमारा एक सूत्र बन गया। दूसरा आई बात समझ में, दूसरा हमारा सूत्र बन गया। तीसरा किसके रूप में, तो विभवांतर व प्रतिरोध के पदों के रूप में, है ना, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में शक्ति का क्या चीज, सूत्र बताना है। तो सेम वही चीज, अब देखिए विभवांतर और प्रतिरोध, देखिए विभवांतर V हो गया, प्रतिरोध R हो गया, तो देखिए सेम यही चीज रखूंगा V² T बटे में R। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो बटे में T है, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा,
टी हो जाएगा तो P बराबर, अब ध्यान से देखिएगा समझिएगा, P बराबर वी स्क्वायर टी बटे में हो गया आपका R। तो आप देखिए जो T जाएगा ना तो 1/T हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1/T हो जाएगा। T से T कट गया तो देखिए वी स्क्वायर को 1 में करेंगे तो वी स्क्वायर, और नीचे केवल R बचा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो वी स्क्वायर बटे R, यानी P बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे में R। ये हो गया हमारा फार्मूला। क्या हो गया? शक्ति बराबर P बराबर वी स्क्वायर बटे में R। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत सामर्थ्य पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? बस इतना ही था, विद्युत शक्ति क्या है और इसके फार्मूले कौन कौन से हैं। जब हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो आपको चीजें इस फार्मूले को याद करके रखना पड़ेगा शक्ति ज्ञात करने के लिए। आप इसका प्रयोग करके शक्ति ज्ञात कर सकते। ये लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको बताने वाला हूं कि जो विद्युत ऊर्जा है ना उसके व्यवहारिक मात्रक क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा हम लोग उपयोग अगर करते हैं, विद्युत खर्च में लेते हैं, तो उस समय उसका मात्रक क्या होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां अगर करती है जैसे पावर हाउस हो गया, उस समय उसका मात्रक क्या होता है। ये चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपको A to Z बिल्कुल समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, तो विद्युत ऊर्जा के जो व्यवहारिक मात्रक है, ये पहले बता दूं कि विद्युत ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक है ना वो है आपका जूल। क्या है? आपका जूल। ये पीछे भी मैंने बताया था। दूसरा चीज, अगर हम इसकी बात करें कि घरों में और औद्योगिक कार्यों में, जैसे आपने मिल देखा होगा, आटा चक्की वाला, जो भी आपने मिल देखा होगा ना, बड़े बड़े जो कारखाने देखे होंगे आपने, वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है ना वो किलोवाट घंटा में होता है। किस में होता है? किलोवाट घंटा में। ठीक है, मतलब कि उसका मापन किया जाता है किलोवाट घंटा में। ये बात समझ में आ गया। जिसे हम एक और नाम से जानते हैं BTU, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखिएगा, BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किलोवाट घंटा को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सामान्य भाषा में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो गांव देहात में लोग बोलते हैं यूनिट। यानी आपके बिजली का जो इतना यूनिट आपने खर्च किया है, यही है विद्युत ऊर्जा। समझ में आ गया? तो आपने इतना ऊर्जा खर्च किया है, इतना यूनिट आपने बिजली का खर्च किया है, तो आपको इतना यूनिट का इस रुपये के हिसाब से इतना रुपया बिल आया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि जो आपके घर पे मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं वो मीटर में ऐसी क्या चीजें देखते हैं जिसके बाद ये बता पाते हैं कि आपने इतना बिजली खर्च किया है और इतना बिजली का दाम इतना हुआ। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं। और घर में, आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं ना, आप सभी उपकरणों का बिल जनरेट कर सकते हो कि आखिर में आपने कितना बिजली खर्च किया है 30 दिनों के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए निकालने के लिए, यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने 3 फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो इन तीनों फार्मूलों को मिला करके मैं आपको एक फार्मूला आपको मिला करके दूंगा। उस फार्मूले को ही हम लोग प्रयोग करेंगे। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने तीनों इसलिए लिखा है ताकि आप एक बार समझ पाओ, लेकिन न्यूमेरिकल में मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। उस फार्मूले से इस यूनिट की संख्या आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। तो देखिएगा क्या है फार्मूला। तो अगर आपके पास वाट हो, यानी 10 वाट का बल्ब हो, 5 वाट का बल्ब हो, अगर वाट हो, कितने वाट का बल्ब कितने घंटे के लिए जला रहे हो, तो वाट गुणे घंटा कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर देंगे तो पता चल जाए कि आपने कितना यूनिट बिजली बिल खर्च किया है। समझ में आ गया? दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि वाट न दिया हो, वोल्ट दिया हो कि आपने 220 वोल्ट लिया है, ठीक है, और विद्युत धारा यानी I का मान इतना लिया हुआ है, इतना एम्पियर आपने विद्युत धारा खर्च किया, कितने घंटे के लिए खर्च किया, तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर देंगे तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। दूसरा मतलब तीसरा फार्मूला, अगर आपके पास वाट दिया हो और घंटा दिया हो कि आपने इतने वाट का बल्ब इतने घंटे लगभग 30 दिनों तक चलाया और उसके साथ साथ दिन दिया हो या 1 सालों तक चलाया, तो आपको गुणा करना है और 1000 से भाग करना है, आपका यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। आई बात समझ में? आपको समझ में आ गया? अब आप कहोगे कि बिजली वाला जो माता है वो तो मीटर में देखता है, तो बाबू मीटर ही आपका बताता है कि आपने कितने किलोवाट घंटा प्रयोग किया है। मीटर में आपको एक ब्लैक कलर का बटन दिखाई देगा, उस बटन को अगर प्रेस करते हो तो प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा कि इतने किलोवाट आपने क्या किया है, विद्युत जो है
खर्च किया है, आपने इसका उपयोग किया है। तो मैंने बताया कि जो किलोवाट घंटा होता है ना, आपको मीटर में ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, किलोवाट घंटा, KWH आपको दिखाई देगा और इसके आगे कुछ नंबर्स दिखाई देंगी। इसका मतलब कि आपने उतना यूनिट बिजली का जो खर्च है आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिट है, किलोवाट घंटा ही क्या है, तो किलोवाट घंटा या BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। समझ में आ गया ना, तो यही आपने यूनिट खर्च किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट एक बात बताऊं कि जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस में हमने देखा कि घरों में और औद्योगिक कार्यों में, ठीक है, लेकिन पावर हाउस जो होता है ना, पावर हाउस हमेशा जो है कि मेगावाट में वो क्या करता है, बिजली जनरेट करता है मेगावाट में। तो पावर हाउस मेगावाट में होता है। तो मैं बता दूं कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। याद रखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 23 मेगावाट की पावर हाउस लगा है, तो इतना मेगावाट का पावर हाउस लगा है, इसका मतलब उसमें 10 के पावर 6 से गुणा कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इतना वाट वहां से बिजली उत्पन्न हो रही है या खर्च हो रही है, ये उसकी शक्ति है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एक आपके सामने प्रश्न है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए। तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताना है ना, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो मैंने लिख दिया 1000, और ये क्या है, वाट, और ये क्या है, घंटा। ये बात समझ में आ गया। 1 किलो में 1000 होता है तो मैंने 1000 लिख दिया, और वाट घंटा को वाट घंटा रहने देता हूं। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 1000। अब वाट को वाट ही रहने देता हूं, लेकिन अब लास्ट में कर देता हूं W लिख के। ठीक है, क्या करता हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ W। अब इस घंटे को चेंज करिए सेकंड में, तो 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, गुणे 3600 कर देता हूँ, 3600, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और क्या था, एक वाट, तो यहाँ पे W लिख देता हूँ। आई बात समझ में। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ये 1000 गुणे 3600 करोगे तो देखिए को जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो, यानी 36 गुणे 10 के पावर 5, और ये वाट पहले लिख दीजिए, सेकंड बाद में लिख दीजिए, हो जाएगा वाट सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। अब ध्यान सुनिए, 36 गुणे 10 के पावर 5, ये वाट सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये जूल कैसे हो गया, तो देखो बाबू, पीछे हमने भी पढ़ा था क्या, P बराबर W/T। क्या पढ़े थे, P बराबर W/T। अब देखिए P क्या है, शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट हो गया, बराबर देखिए W विद्युत ऊर्जा है ना, इसका मात्रक क्या होगा, तो जूल हो जाएगा, जूल लिख दिया। और नीचे देखिए ये क्या है, टाइम क्या हो गया, तो टाइम का सेकंड हो गया। और देखिए ये वाट और सेकंड को जब गुणा करोगे तो वाट और सेकंड हो जाएगा, तो किसके बराबर है, ये जूल के बराबर। आपको समझ में आ रहा है, तो वाट सेकंड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ, तो इसलिए वाट सेकंड की जगह पे मैंने लिख दिया जूल। ये हो गया 36 गुणे 10 के पावर 5, यानी 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल हो गया। तो देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा। ये फिजिक्स कहता है ना कि एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो इसको लिखेंगे 3.6, तो गुणे हो जाएगा 10 के पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया और आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो बस यही था किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो ये जो चैप्टर था विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक वीडियो न्यूमेरिकल का लेके आऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट से एक एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट या इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। जय हिंद।